अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी शिफ्टेड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये है कि आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो मुफ्त में और ना आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो मुफ्त में। अगर आप एनर्जी को क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय करोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा। जैसे हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc², जिसको हम मास एनर्जी इक्विवेलेंट कहते हैं। इस इक्वेशन के मुताबिक हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। यानी अगर हम इस रिलेशन के हिसाब से अगर हम ये कहें कि मास भी एक एनर्जी का फॉर्म है तो हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be converted from one form to another form। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम एनर्जी को मुफ्त में क्रिएट नहीं कर सकते, मुफ्त में हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंट। मास एनर्जी इक्विवेलेंट जैसे हम कहते हैं E=mc²। यहाँ पे c जो है वो एक कांस्टेंट है और इसकी कांस्टेंट जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है और इसका वैल्यू आपने सुना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास मास है तो आप वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करें अगर आपके पास 1 किलोग्राम मास है तो वो कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, तो आप इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन का रिलेशन भी कहते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें से हम आपको बता सकते हैं कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है या एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। जैसे अगर आप पूछ रहे हैं कि एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जिसमें मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपने इंटर में पढ़ा होगा कि एक हमारे पास प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन भी कहते हैं। तो पहले न्यूक्लियर फिशन समझ लेते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये दोनों बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये दो रिएक्शन होते हैं और जिसकी वजह से हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। अब अगर हम न्यूक्लियर फिशन को समझने की कोशिश करें तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, हमारे पास एक आइसोटोप होता है, फिजनेबल आइसोटोप, जैसे यूरेनियम है 235, और इस पे हम स्लो न्यूट्रॉन फायर करवाते हैं। ठीक है, जब स्लो न्यूट्रॉन फायर करवाते हैं तो ये क्रिप्टॉन और बेरियम में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इसी के साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी हमें मिलते हैं और कुछ हमें एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यूट्रॉन एक यूरेनियम पे फायर करवाया, स्लो न्यूट्रॉन हमने यूरेनियम पे इंसिडेंट करवाया और ये यूरेनियम क्रिप्टॉन और बेरियम में स्प्लिट हो गया और इसके साथ हमें कुछ न्यूट्रॉन्स भी मिले हैं, कुछ एनर्जी भी मिली है। अगर हम देखें कि भाई ये एनर्जी कहाँ से आई है तो हम कहेंगे कि इसका जो मास होगा वो ज़्यादा होगा इन दोनों के मासेस के सम से। यानी जब हम क्रिप्टॉन और बेरियम का मास सम करेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा एज कम्पेयर टू मास ऑफ द यूरेनियम। तो हम कहेंगे बाकी का मास हमारा कहाँ चला गया, तो बाकी का मास अकॉर्डिंग टू E=mc² रिलेशन के साथ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं
कि न्यूक्लियर फिजन किस चीज़ का एग्जाम्पल है और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है। तो एक बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है। इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एट सन या स्टार। सन या स्टार जो हमें एनर्जी दे रहे हैं वो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से दे रहे हैं। जैसे अगर हम अपने सन की बात करें तो वहाँ पे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। तो फ्यूजन का मतलब है जब दो छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे। जैसे हमारे पास ड्यूट्रम है, अगर ये दो ड्यूट्रम के एटम मिलके हीलियम में कन्वर्ट होंगे और इसके साथ कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ये रिएक्शन हमारे सन पे होता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि भाई एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है, तो जब आप इन दोनों मासेस का सम करेंगे ये ज़्यादा होगा और हीलियम का मास जो होगा कम होगा। तो हम कहेंगे बाकी का मास हमारा कहाँ चला गया, तो बाकी का मास हमारा जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये एक बेस्ट रिलेशन है जिससे आप समझ सकते हैं कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जाम्पल और भी है जिसमें से हम ये सीख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होती है। कैसे? आपने इंटर में पढ़ा होगा, और इंटर में इसको कहते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन या इसका दूसरा नाम हम रखते हैं मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मटीरियल में कन्वर्ट होना। होता क्या है, एक हमारे पास हेवी न्यूक्लियस होता है, ये हेवी न्यूक्लियस हो गया। हेवी न्यूक्लियस के साथ गामा रेज आके इंसिडेंट होता है, उसकी विसिनिटी में आता है, और इसी के साथ हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक हमें अपना पॉजिट्रॉन मिलता है। तो हमारे पास इनपुट साइड पे क्या था, फोटॉन। फोटॉन क्या है आपको पता है, फोटॉन इज द बंडल ऑफ एनर्जी। तो आप देख रहे हैं बंडल ऑफ एनर्जी में से हमें एक अपना जो है इलेक्ट्रॉन मिला है और एक हमें जो है अपना ये मिला है पॉजिट्रॉन मिला है। तो हमारी एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो गई है, मास में कन्वर्ट हो गई है। तो ये रिलेशन हमें बता रहा है कि कैसे एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे अदर फॉर्म्स, अच्छा कुछ एग्जाम्पल मतलब देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास है फ्री फॉलिंग बॉडी। जब हम किसी भी बॉडी को छोड़ते हैं, सपोज करें हमने सर्टेन हाइट से, ये हाइट है, यहाँ से हमने बॉडी को रिलीज किया, तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, सो व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, जब कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी तो आपको पता है इसमें हो जाएगा लॉस इन पोटेंशियल और ये हो जाएगा गेन इन काइनेटिक। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी में गेन थोड़ा सा कम होता है। सपोज करें अगर हम कहते हैं यहाँ पे बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 100 जूल थी और जब ग्राउंड पे हिट करने वाली थी तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 90 जूल हो गई, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे इनवैलिड है या कुछ और हो रहा है। तो हम कहते हैं जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक आती है तो एयर रेजिस्टेंस होता है और हमारी बॉडी एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करती है, तो इसलिए इसको हम सही ऐसे लिखते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एफ एच। प्लस एफ एच का मतलब है वर्क डन अगेंस्ट दी एयर रेजिस्टेंस। तो सपोज करें अगर इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है और यहाँ से जब हमने रिलीज किया तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 90 जूल हो गई, इसका मतलब है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन 10 जूल है। तो इसी हिसाब से हमारी जो है टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व है। कभी कभी इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं, इसको कहते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन। वर्क एनर्जी इक्वेशन
एक था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और इसको कहते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन। व्हाट इज वर्क एनर्जी इक्वेशन? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एफएच। एफएच का मतलब होगा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शंस। अब हम दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन होता है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे। यानी इसको हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और ये मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमने इसको बल्ब को दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी में, और लाइट एनर्जी के साथ कुछ लॉसेस मतलब जैसे आपको पता है कोई भी बल्ब जलता है तो बल्ब हम क्यों लगाते हैं अपने रूम में? इसीलिए लगाते हैं ताकि हमें लाइट एनर्जी मिले, रोशनी हमें दिखाई दे। पर उसी के साथ जब आप बल्ब लगाते हो रूम में तो आपका रूम हीट अप भी हो जाता है। तो जो हीट अप हो रहा है हम उसको लॉसेस में काउंट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास होता है सोलर सेल। सोलर सेल आजकल बहुत फेमस हो गया है, ठीक है, लोड शेडिंग की वजह से। आजकल कोई भी जो है होम है या कोई भी ठीक है डोमेस्टिक हैं जैसे, वो सोलर सेल पे ज़्यादा जो है ना रिलाई करते हैं। सोलर सेल में क्या होता है तो हम कहते हैं सोलर एनर्जी होती है। सोलर एनर्जी उसको कहते हैं जो सन से मिलती है, और सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पर सारी सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, उसके साथ कुछ लॉसेस भी होंगे। इसी तरीके से जब हम अपने हाथों को रब करते हैं, आपको पता है जब ठंड ज़्यादा होती है तो हम अपने हाथों को रब करते हैं। जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हम जो मूव करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो वहाँ से हीट एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। सो रबिंग ऑफ हैंड्स, तो जब हम हैंड को रब करेंगे तो हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, या हम इसको मैकेनिकल एनर्जी कह लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी ये कन्वर्ट होगी किस में? ये कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी के साथ कुछ लॉसेस भी होंगे। इस तरीके से हम कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये भी बहुत फेमस है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी क्या होता है, एनर्जी एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलने के लिए क्या चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है, और इस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इसके साथ कुछ लॉसेस भी होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास होता है बैटरी। बैटरी भी बहुत फेमस है। तो बैटरी में बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी हम कहते हैं बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, और ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसके साथ कुछ लॉसेस भी होते हैं। इस तरीके से एक हमारे पास एग्जांपल है थर्मोकपल का। थर्मोकपल में भी एक जो हमारे पास एनर्जी होती है जिसको कहते हैं थर्मल एनर्जी कह लें या हीट एनर्जी कह लें। तो थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसके साथ कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं। इन टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि सोलर सेल में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, बैटरी में क्या होता है, थर्मोकपल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है। तो ये सारी बातें आप नोट करेंगे तो हम फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं, एक को कहते हैं रिन्यूएबल
एक को कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस और दूसरे को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो हमारे पास बार बार अवेलेबल होते हैं, हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो हम एक बार कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर हमारे पास दोबारा अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई जैसे हमारे पास पेट्रोल है, तो अगर गाड़ी में पेट्रोल होगा तो जैसे हम गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल उसका ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारे पास दोबारा पेट्रोल अवेलेबल नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप सोलर एनर्जी देखें, अगर आज धूप निकली है, हमने वहाँ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली, कल फिर दोबारा धूप निकलेगी तो हम वहाँ से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल है। बहरहाल अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी। सबसे पहले एंट्री टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सोलर एनर्जी का मेन सोर्स क्या है। सो इट्स मेन सोर्स इज सन। सन इज द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। आपको पता है आजकल हमारे पास सोलर पैनल्स आ गए हैं। सोलर पैनल्स पे जैसे ही लाइट पड़ती है सन की तो वहाँ से सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और सन पे अगर आप डिटेल में जाना चाहें कि सन पे ऐसा क्या होता है जो सन हमें एनर्जी दे रहा है, तो मैंने आपको बेसिकली बताया है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, ड्यूट्रियम की साइकिल चलती है, ड्यूट्रियम हीलियम में कन्वर्ट होती है। इस तरीके से हमारे पास दूसरी एनर्जी है और इस एनर्जी को कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, तो हम कहते हैं हमारी अर्थ के बीनीथ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं। ये रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके होते हैं। जब ये रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके होते हैं तो अर्थ के अंदर, अर्थ के कोर में हम कहते हैं कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोरिंग करके यहाँ से हम कोल्ड वाटर लेके आते हैं, और जब हम कोल्ड वाटर यहाँ पे लेके आते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये स्टीम हम किसी टरबाइन को देते हैं। टरबाइन समझें एक किस्म की डिवाइस होती है या मशीन है, और इसके साथ हम जनरेटर लगा देते हैं। तो यहाँ से हमने कोल्ड वाटर इन किया और ये स्टीम हो गई। स्टीम ने आके इस टरबाइन को हिट किया, टरबाइन मूव करेगी, उसके साथ जनरेटर लगा हुआ है और जनरेटर फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेगा। इस तरीके से हमने जियोथर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सो जियोथर्मल एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? इट्स मेन सोर्स इज द decay of radioactive material presence, decay of radioactive material in the core of earth या below the surface of earth। इस तरीके से ये सोलर जियोथर्मल एनर्जी हो गया। जियोथर्मल एनर्जी के बाद हमारे पास है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी से वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है कि टाइडल एनर्जी का मेन सोर्स क्या है। तो टाइडल जो है वो फॉल एंड राइज होता है, यानी अगर आप सी को देखेंगे तो सी में कभी कभी जो है पानी की लेवल ऊपर होती है, कभी कभी पानी की लेवल नीचे होती है, यानी कभी पानी राइज होता है, कभी पानी फॉल करता है। ये इस वजह से करता है क्योंकि कभी कभी सन की और मून की ऐसी पोजीशन होती है कि वो सी यानी ये समझे हमारी अर्थ है, और ये समझें कि भाई ये सी है, सी के समुंदर है, और ये समझें सन की एक पर्टिकुलर पोजीशन है। तो जब सन की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है तो उस पर वो जो हमारा सी का वाटर है उस पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और इस वजह से जो है उसमें राइज एंड फॉल्स क्रिएट होते हैं, यानी वेव्स क्रिएट होते हैं, यानी टाइड्स क्रिएट होती हैं। तो इनका मेन सोर्स क्या है? द मेन सोर्स इज द gravitational force exerted by moon and sun on the earth। ठीक है, अर्थ मीन्स सी वाटर।
ठीक है। तो याद रखिएगा टाइडल एनर्जी कैसे बनती हैं, तो टाइड्स कैसे बनती हैं, तो टाइड्स को हम कहते हैं राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर, ठीक है। इस वजह से कभी हमारे समुंदर का जो मतलब पानी है उसकी लेवल राइज हो जाती है और कभी उसकी लेवल जो है फॉल हो जाती है। इस तरीके से टाइड्स क्रिएट होते हैं। और टाइड्स क्रिएट होने का मेन सोर्स क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ, जो हमारा मून या सन लगाता है किस पे, अर्थ पे। इस तरीके से हमारे पास एक और एनर्जी है जिसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल एनर्जी। फॉसिल्स फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल जो हैं, फॉसिल फ्यूल का जो मेन सोर्स है वो है एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स मिलियंस ईयर से हमारी अर्थ के नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो जब वो हमारी अर्थ के नीचे आ गए हैं तो वहाँ से हमें एक एनर्जी मिल रही है, फॉसिल से हमें एक एनर्जी मिल रही है जिसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल एनर्जी में मेन कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे आप समझें गैसोलाइन ऑयल है, गैसोलाइन ऑयल। इसी के साथ हमारे पास कोल टार है। कोल टार के बाद हमारे पास जैसे CH4 यानी नेचुरल गैस है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्रूड ऑयल है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये फॉसिल फ्यूल है। कभी कभी इंटी टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉसिल फ्यूल, तो याद रखिएगा ये चार जो हैं वो फॉसिल फ्यूल हैं। और फॉसिल फ्यूल का मेन सोर्स क्या है, इट्स मेन सोर्स इज, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट्स मेन सोर्स इज द presence of animals and plants which decay या which died millions years ago, ठीक है, ये इसका सोर्स है। इसके साथ अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डैम बनाते हैं। डैम आप ऐसे समझें, सपोज करें हमने ये वाटर आ रहा था, ठीक है, ये वाटर हमारे पास, ठीक है, माउंटेन एरिया से आ रहा था और हमने इस वाटर को समझे ऐसे कवर कर दिया है। और हमने कवर करके फिर यहाँ पे छोटी छोटी सी हमने यानी विंडोज़ बना दी हैं ताकि वाटर यहाँ से निकल सके, ठीक है। जैसे वाटर यहाँ से निकलेगा तो लाजमी है प्रेशर से निकलेगा। और यहाँ पे हमने वाटर टरबाइन लगा दी है, उसके साथ हमने जनरेटर लगाया है। वाटर टरबाइन लगा के उसके साथ हमने जनरेटर लगाया है। अब जैसे ही वाटर यहाँ से निकलेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और वो काइनेटिक एनर्जी इस जनरेटर, इसकी यानी इस टरबाइन को मूव करवाएगी और वो टरबाइन क्या करेगी, उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। इस तरीके से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में सबके साथ क्या होगा, पहले वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ये फिर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी। तो इस तरीके से ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट, इस तरीके से एक और एनर्जी भी है विंड एनर्जी, ठीक है। तो ये जो विंड एनर्जी है ये बेसिकली इसका जो मेन सोर्स है वो विंड है। कुछ ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान में जहाँ पे विंड सबसे ज़्यादा होती है, जैसे अगर हम अपनी स्पेशली सिंध की बात करें तो हमारे पास जमपीर यानी ठट्टा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे विंड ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे हमने क्या किया है, एक विंड टरबाइन, शायद आपने देखी भी होंगी, इस तरह की विंड टरबाइंस होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही, और इनके साथ भी वही बात है कि हमने एक जनरेटर लगा दिया है। बहुत सारे विंड पावर हाउस हैं जमपीर में हमारे पास। तो जैसे ही ये विंड इस पे स्ट्राइक करेगी, टरबाइन रोटेट करेगी, इसके साथ जनरेटर लगा हुआ है और जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेगा। इसका मेन सोर्स है विंड, द मेन सोर्स इज विंड। सो
तो इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर 7 है वो आपका ऑलमोस्ट क्या 100% कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इनकी टेस्टें भी अपलोड करूँगा, चैप्टर 6 की और चैप्टर 7 की। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट करें, तो इस पर फिर हम कुछ MCQs करेंगे। अच्छा, अब हम कुछ MCQs इसके देख लेते हैं। तो पहले MCQs है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एट सन। तो सन पे जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहाँ पे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। तो E इज इक्वल टू mc² है। 1 ग्राम मीन्स 1 × 10³ और 3 × 10⁸ का स्क्वायर करेंगे। 1 × 10⁻3, 3 का स्क्वायर 9 होगा 10⁻16। इसका फाइनल रिजल्ट होगा 9 × 10⁻13 जूल, यानी इसका ऑप्शन होगा C। उसके बाद क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 200 जूल। यानी जब यहाँ पे है तो इसकी टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक 0। It is dropped and its kinetic energy just before striking the ground is 160 joule. Find the work done against air resistance. Air resistance के against work find करो। तो हमें पता है loss in potential is equal to gain in kinetic plus FH. FH means work done against the friction. तो loss potential में कितना हुआ 200, काइनेटिक एनर्जी में गेन 156। तो इस तरीके से वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो हुआ वो 40 जूल हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा D। अब हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन। देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है। कोल टार फॉसिल फ्यूल है, क्रूड ऑयल फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है, इसलिए हम कहेंगे ऑल ऑफ दिस। फिर दूसरा क्वेश्चन है द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इनसाइड द अर्थ इज मेन सोर्स ऑफ। तो मैंने बताया था कि जियोथर्मल एनर्जी का ये मेन सोर्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी का मेन सोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून ऑन अर्थ एज वेल एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन अर्थ, इसलिए ऑप्शन D होगा। तो D मतलब A एंड B। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन देख लें विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा। तो इस तरीके से मैंने ये पॉसिबल क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो आप इस चैप्टर 7 को अच्छे तरीके से रिवाइज करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसकी टेस्ट अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।